हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। तो जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही डील करेंगे। मैंने क्या किया है, सारे परसेंटेज को पर्टिकुलर पार्ट में ब्रेक कर दिया। जितने टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट वाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है जहां पर हमें दो वेरिएबल्स पे चेंज कहेगा परसेंटेज, एंड कहेगा इसके तीसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए आपने थंबनेल भी देखा होगा, दैट इज ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। अगर ए में कुछ परसेंटेज चेंज हो और बी में कुछ परसेंटेज चेंज हो तो फाइनली सी में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो इस पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ फैमिली इंक्रीज इट्स कंजम्पशन ऑफ शुगर सो दैट देयर ओवरऑल एक्सपेंडिचर ऑन शुगर रिमेन एग्जैक्टली द सेम। अब एक बात बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहां ये देखोगे कि एक चीज किस में बता रहा है, प्राइस में चेंज बता रहा है। मतलब एक प्राइस दे रखा है, परसेंटेज, एंड एक दूसरा टर्म यूज कर रहा है कंजम्पशन, कंजम्पशन, एंड एक तीसरा टर्म यूज कर रहा है यहां पे एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब अगर हम लोग एक बेसिक तरीके से जाएं, इसको करने में कुछ नहीं आता, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट सोचें कि इन तीन वेरिएबल में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। भाई अगर मेरे घर में 10 केजी कोई भी आर्टिकल है, उसका कंजम्पशन है 10 केजी का, और उसके लिए मैं 1 केजी के लिए 5 रुपीज पे करता हूं, तो इसका मतलब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 इंटू 5 करूंगा, दैट इज 50 रुपीज। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर दिख जाए तो इनके बीच का एक रिलेशन होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। एक बार हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। अब भाई कहता है द प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स बाई 20%। फॉल्स होने का मतलब क्या है, 20% का डिक्रीमेंट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे बात की थी। अगर 20% का डिक्रीज है तो आप मुझको बताओ, यहां पे अगर मैं लिखूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कह सकते हो। तो यहां क्या मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता था कि अगर ओरिजिनल प्राइस 5 रुपीज रहा होगा तो न्यू प्राइस कितना रहा होगा, 1 का डिक्रीमेंट 4 रहा होगा। अब कंडीशन ये है कि भाई कंजम्पशन में परसेंटेज चेंज बताना है, मतलब मुझे यहां की वैल्यू पता होनी चाहिए, यहां की वैल्यू, तभी मैं परसेंटेज चेंज बता सकता हूं। और साथ ही साथ एक कंडीशन ये भी है कि यहां पर दोनों ऐसी वैल्यू रखना कि जो यहां पर आने पे दोनों जगह सेम हो जाए, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इसका सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर दो वैल्यू के प्रोडक्ट को हमें सेम रखना है, जैसे प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट को सेम रखना है, तो अगर एक रेशियो पता है तो दूसरा रेशियो जस्ट इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं 4 एंड 5 रख दूं, देखो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 5 4 20 एंड 4 5 20, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और मुझे ये भी मिल गया कि ओरिजिनल कंजम्पशन अगर 4 यूनिट रहा होगा तो यहाँ पे 5। अब तुम 4 एंड 5 वाले कोई भी मल्टीपल के नंबर यहाँ पे रख लो, बात सबसे सेम ही आएगी। अगर मैं यहाँ 4 4 16 एंड 4 5 20 रखता तब भी आंसर सेम ही आता। तो बेसिक रखो, अगर कभी भी दो वैल्यू के प्रोडक्ट को सेम रखना है तो अगर एक का रेशियो पता है तो दूसरा रेशियो जस्ट उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो एक बात बताओ, कंजम्पशन में कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है, आप कहोगे 1 का इंक्रीमेंट दिख रहा है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। तो अब एक बात बताओ, एक का इंक्रीमेंट हुआ है कहां से, ओरिजिनल से, इनटू 100%। अब यहां पे मैं इस चीज को डायरेक्ट कह सकता हूं, 25% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा भाई हमारा बेसिक तरीका। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कभी भी प्रोडक्ट को सेम रखना है तो जो उनका डिफरेंस होगा वो सेम होगा। देखो ध्यान से, यहां पर कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, 1 का, यहां कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का। तो मैं डायरेक्ट क्यों ना इस चीज को लिखूं, मैं यहां लिख रहा हूं प्राइस। प्राइस में अगर वैल्यू 1 इंक्रीज हो रही है 5 से तो कंजम्पशन क्या होगा कि भाई, सॉरी यहां डिक्रीज था, यहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर 1 का डिक्रीमेंट है तो कंजम्पशन डेफिनेटली 1 यूनिट इंक्रीज हुआ होगा।
अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 5 में से 1 माइनस कर दो, यहाँ माइनस है तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 आ गया, देखो 4 एंड 1 5 था। अब बेटा 1/4 कितने परसेंट होता है, दैट इज 25% होता है। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। तो अगर कभी भी दो वैल्यू के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक है, एक का चेंज लिख लिया, जितना उसमें चेंज आ रहा होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा उतना ही बढ़ रहा होगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 माइनस 1 किया दैट इज 4। अगर यहाँ 6 होता तो 6 माइनस 1 कितना करते, 5 करते। बस ये हर उस जगह काम करेगा जहां पर भी दो वैल्यू के प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं तो भाई देखो आगे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। चलो अगला करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज बाय 30%, however a family decided to increase their expenditure on oil by only 17%, what is the percentage change in their consumption। तो अगर परसेंटेज चेंज कंजम्पशन में बताना है तो हमें ये पता होना चाहिए ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा, न्यू। अब इस केस में तो एक्सपेंडिचर सेम नहीं है तो भाई वही पुराने वाले फंडे पे जाए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, प्राइस इनटू कंजम्पशन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अब देखो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, 30%। इस 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार तो एक बार परसेंटेज का पार्ट 1 जरूर देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये रेशियो कैसे लिखे जाते हैं, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। तो बेटा एक बात होता है, यहां लिख लेते हैं ओरिजिनल एंड यहां लिख लेते हैं न्यू। भाई अगर ओरिजिनल प्राइस 10 था तो अब कितना हो गया, 13 हो गया। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज बता रहा है भाई, 17%। तो एक बात बताओ, अगर 17% 17/100 होगा तो क्या मैं इसको 100 से 117 बोल सकता हूं। क्लियर है इतनी बात। अब एक बात बताओ, अब आप सोच सकते हो 10 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 100 आ जाए, तो आप कहोगे सर 10 का मल्टीप्लाई कर दो। 13 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 117 आ जाए, तो आप कहोगे सर 9 का मल्टीप्लाई। तो अपने पास ओरिजिनल कंजम्पशन भी आ गया, न्यू कंजम्पशन भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने यूनिट डिक्रीज हो रहा है, 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हैं, दैट इज 1 का डिक्रीज है 10 से इंटू 100%। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं 10% डिक्रीज वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक तरीका ये होता है क्वेश्चन पूछने का। अब आ जाओ इस पे, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब एक बात बताओ, हमसे कह रहा है रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल अ पर्सन टू बाई 5 kg मोर फॉर ₹450, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। क्वेश्चन समझाता हूं क्या है। कहता है एक पर्सन है जो पहले भी ₹450 लेके जाता था, आज भी ₹450 लेके गया, लेकिन हुआ क्या, एप्पल के प्राइस में 10% का रिडक्शन हो गया। मतलब पैसे तो सेम है आपके पास लेकिन आज प्राइस कम हो गया, तो आप कह रहे हो पूरे पैसे खर्च करेंगे। तो अगर पूरे पैसे खर्च करोगे, दाम कम हो गया, तो आप सामान क्या करोगे, ज्यादा खरीद रहे होगे। क्लियर है। कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। पहली चीज ये समझ में आई। और हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो अगर एक रेशियो पता है तो दूसरा रेशियो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये वाली बेसिक वाली चीज, हमें एक चीज ये पता चल गई। अब अगर हमें प्राइस निकालना है तो प्राइस दो चीजों पे डिपेंड करता है भाई, हम कितने रुपए लेके गए हैं एंड टोटल आर्टिकल कितने खरीद रहे हैं, टोटल आर्टिकल। भाई यही होता है ना। भाई अगर एक बात बताओ, आप 100 रुपए लेके गए और एक सामान का दाम कुछ भी रहा होगा और आप कह रहे हो कि भाई मैंने 10 kg सामान खरीदा है, 100 रुपए में अगर 10 kg परचेज कर रहे हो, इसका मतलब उसका प्राइस कितना रहा होगा, 100 डिवाइडेड बाई दैट इज 10 रुपीज पर kg। तो कभी भी अगर आपको प्राइस निकालना है तो हमेशा हमें कितने रुपए लेके गए हो, कितना आर्टिकल खरीदना है, ये निकालना है। तो यहाँ पे क्या पूछा, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस के लिए हमें ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना होगा। कैसे निकाल सकते थे भाई, अगर मैं आपसे ये कहता, यहां लिख लेता हूं ओरिजिनल और यहां लिख लेता हूं न्यू। ठीक है, यहां प्राइस, यहां कंजम्पशन।
प्राइस में कितने परसेंट का रिडक्शन हो रहा है? 10% का, मींस 10 to 9, 10 to 9। बेटा अगर प्राइस का रेशियो पता है तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? 9:10, क्योंकि दोनों केस में एक्सपेंडिचर सेम है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर हमारे अकॉर्डिंग, ये किस में लिख रहे हो आप रेशियो में? हमारे अकॉर्डिंग अगर पहले हम 9 यूनिट सामान खरीदते थे, अब 10 यूनिट खरीद रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं? भाई हम कहेंगे हमारे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा हो रहा है, बट इन एक्चुअल वो कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 5 kg। तो कैन वी से दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 kg। अगर 1 यूनिट 5 kg के बराबर हो गया, तुमसे ओरिजिनल कंजम्पशन पूछा हो कितने यूनिट है? 9। तो बच्चे 9 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 9 into 5 दैट इज 45 kg। मतलब हम ओरिजिनली 45 kg आर्टिकल खरीदा करते थे पहले, कितने रुपए में? 450 रुपीज में। तो क्या मैं ओरिजिनल प्राइस बता सकता था यहाँ पे? 450 अपॉन 45, इसका मतलब उसका प्राइस था 10 रुपीज पर केजी। क्लियर है ये वाली बात? तो अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे न्यू प्राइस पूछा होता तो हम कौन सा कंजम्पशन निकालते? न्यू वाला, दैट इज 10 यूनिट। तब कहते 1 यूनिट 5 के बराबर, तब बोलते 10 यूनिट किसके बराबर होता? 50 kg के बराबर होता, तब 450 अपॉन 50 कर रहे होते। ये वाली बात क्लियर है? और ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर कभी भी आपसे प्राइस पूछे तो प्राइस के लिए एक बेसिक सी चीज याद रखना, कितने रुपए लेके गए और कितना आर्टिकल खरीद रहे हैं। उसमें डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्राइस में ही चेंज दिया रहता है, तो प्राइस के परसेंटेज चेंज से हम लोग कंजम्पशन का रेशियो निकाल लेंगे। हम ये देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग कंजम्पशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो उसको लिख के एक्चुअल में भी बढ़ रहा होगा तो उससे इक्वेट कर सकते हो। अगर आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो आप आसानी से ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल सकते हो, जो भी रहा हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एक देखते हैं। अब भाई ये कहता है ड्यू टू अ 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ wheat अ मैन इज एबल टू बाई 10 kg लेस फॉर ₹400। मतलब पहले भी वो 400 लेके जाता था, आज भी 400, लेकिन कम क्यों खरीद पा रहा है? भाई क्योंकि दाम बढ़ चुके हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये 10 kg लेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पुराने वाले कंजम्पशन और नए कंजम्पशन के बीच का डिफरेंस 10 है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे इंक्रीज प्राइस, मतलब मुझे न्यू कंजम्पशन चाहिए होगा, क्योंकि रुपीस तो ऑलरेडी दे रखा है। अगर मैं यहां लिख दूं ओरिजिनल, यहां लिख देता हूं न्यू, यहां लिखा जाए प्राइस, यहां लिख देते हैं कंजम्पशन। ठीक है? तो एक बात बताओ अगर मैं आपसे ये कहूं, अच्छा चलो पहले ही जैसा लिख देते हैं ना, नहीं तो कहोगे कंफ्यूज हो गए। यहां लिख देते हैं प्राइस, यहां लिख देते हैं कंजम्पशन। ठीक है? और यहां पे ओरिजिनल और यहां पे न्यू। अब आप लोग बताओ प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं पहले प्राइस 4 यूनिट था, अब हो गया 5 यूनिट। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इसका मतलब इनका रेशियो जस्ट पलट के यहां लिख दो 5:4। देखो दिखने लगा हमारे हिसाब से भी कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है। हमारे हिसाब से कितना डिक्रीज हो रहा है? 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, बट एक्चुअल में कितना डिक्रीज हो रहा है? 10 kg हो रहा है। तो हम कहेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 kg। रिड्यूस प्राइस का मतलब, सॉरी इंक्रीज प्राइस का मतलब है न्यू वाला प्राइस बताना है। तो न्यू प्राइस के लिए न्यू कंजम्पशन, तो न्यू कंजम्पशन तो 4 यूनिट है, तो यहां से 4 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालें दैट इज 40 kg आ जाएगा। मतलब अब वो 40 kg सामान खरीद पा रहा है। अगर वो अभी 40 kg सामान खरीद रहा है 400 रुपीज में, तो उसका जो न्यू प्राइस होगा, न्यू प्राइस दैट इज इक्वल टू 400 अपॉन 40, और यहां से कितना आ जाएगा? 10 रुपीज पर केजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो देखो इसमें दो ही टाइप बनता है, ओरिजिनल प्राइस पूछेगा तो ओरिजिनल कंजम्पशन निकालो, न्यू प्राइस पूछेगा तो न्यू कंजम्पशन निकालो, बस। ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये कई लोग लेके लगेगा ये नया क्वेश्चन आ गया है। भाई कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द प्लॉट? ठीक है?
देखो अभी तक हम लोग वो बेसिक कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैं तुमसे कहूं एक चेंज किस में दे रहा है, लेंथ में दे रहा है, दूसरा चेंज किस में दे रहा है, ब्रेथ में दे रहा है, चेंज फाइनली किस में पूछ रहा है, एरिया में पूछ रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक चीज तो उसने लेंथ बोल दी, फिर दूसरे उसने ब्रेथ बोल दी, तीसरी चीज वो एरिया बोल रहा है। अब अगर पूछा जाए कि भाई रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ और एरिया में क्या रिलेशन होता है, तो आप बता सकते हो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। क्या ये वाली बात समझ में आई? देखो अब तक क्या था, लेंथ की जगह पे प्राइस था, ब्रेथ की जगह पे कंजम्पशन था, एरिया की जगह पे एक्सपेंडिचर था। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ए इंटू बी इज इक्वल टू सी। भाई जहां पर भी दो चीजों में परसेंटेज चेंज देके तीसरी चीज पूछे तो एक बार जरूर सोचना कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या ए इंटू बी इज इक्वल टू सी तो नहीं है। तो अगर ये हो तो भाई वही पुराना कॉन्सेप्ट, चलो निकालते हैं। अगर भाई एरिया में चेंज के लिए हमें ओरिजिनल एरिया चाहिए होगा और न्यू एरिया चाहिए होगा, ओरिजिनल एरिया किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल ब्रेथ पे, और न्यू एरिया किस पे डिपेंड करेगा, न्यू ओरिजिनल ब्रेथ एंड न्यू ब्रेथ पे। ठीक है, तो भैया एक बात बताओ, ओरिजिनल लेंथ एंड न्यू पे, ठीक है, तो भैया यहां से अगर मैं ओरिजिनल लिख दूं और यहां पे न्यू लिख देता हूं, ठीक है। एक बात बताओ, लेंथ में कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है, तो 20% मतलब क्या होगा, 5 से 6 हो गया। ब्रेथ को 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो भैया 10 से क्या हो गया होगा, 9 हो गया होगा। अब एक बात बताओ, ओरिजिनल लेंथ इंटू ओरिजिनल ब्रेथ, ओरिजिनल एरिया के बराबर आ गया, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ, न्यू एरिया के बराबर आ गया। अब जब मुझको ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया दोनों पता चल गए तो मैं कहूंगा एरिया बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो भैया कितना बढ़ रहा है, 4, कहां से बढ़ रहा है, 50 से, इंटू 100%। अब बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8% हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला भी लगता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उसकी बात हम लोग अलग से करेंगे, आज अभी एक टाइप से कर रहे हैं ताकि हम कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो भाई अगर इस तरह से आपको 3 वेरिएबल हैं, 2 में चेंज बता रहा है, तीसरे में पूछ रहा है, तो एक बार चेक जरूर करोगे कि भाई इनमें क्या रिलेशन है, और लगभग क्वेश्चंस में इनके बीच जो रिलेशन आता है दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू सी होता है। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लग रहा है। अगर अगला क्वेश्चन किया जाए, अब भाई कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 15%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। अब लोग कहेंगे सर यहां पे तो नहीं लग पाएगा। भाई एक्चुअली एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर होता यही है। अब बेटा जब भी चेंज निकालोगे तो चेंज अपॉन में ओरिजिनल करोगे तो पाई से पाई तो कैंसिल होगा, मतलब जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालने जाएंगे इसका कोई यूज नहीं है, ये फालतू है, इसका कोई यूज नहीं, हमें केवल इस पे ध्यान देना। तो कभी भी अगर मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जहां पर कोई कांस्टेंट हो तो उसको इग्नोर कर देंगे। लाइक अगर हम वॉल्यूम में चेंज निकालने जा रहे हैं और वहां पे हमसे कह रहा है कि चलो अच्छा बताओ आप कोण की बात, तो वहां क्या होता है, कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो मैं 1/3 पाई को हटा दूंगा, केवल किस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, आर स्क्वायर एच पे। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो आर स्क्वायर है कहीं ना कहीं आर स्क्वायर आर इंटू आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ये हो गया प्राइस, ये हो गया कंजम्पशन, बस 2 हो गए, बस क्वेश्चन खत्म। अब एक बात बताओ, यहां से अगर मैं आपसे लिख दूं ओरिजिनल एंड यहां लिख देते हैं न्यू, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पे अगर रेडियस की बात करें, एक मिनट रुको, अगर मैं आपसे यही कहता हूं रेडियस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 15%। 15% क्या होता है, 3/20। अगर पहले रेडियस 20 थी तो बाद में 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 23। सेम चीज यहां पे भी होगा, अगर रेडियस 20 थी, 3 बढ़ने के बाद कितनी हो गई होगी, 23। अब एक बात बताओ आप लोग, आर इंटू आर कहीं ना कहीं एरिया ही है, तो एरिया अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया है। 20 इंटू 20 कितना होगा, 400,
23 इंटू 23 कितना होगा 529। अब मैं ये कह सकता हूं अगर एरिया पहले 400 यूनिट था तो अब एरिया कितना है 529 यूनिट है, तो एरिया कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है हम लोग को 129। तो यहां निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज एरिया 129 अपॉन 400 इंटू 100%। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा एंड 4 2 जा 8, 32.25 वाला आंसर देखो ये मैच कर रहा है। यहां से ये वाला आंसर हमारा मैच कर जाएगा। तो अगर कभी भी परसेंटेज चेंज एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो आप उसमें से कांस्टेंट हटा के उसके बाकी टर्म को लिख देना, जो भी चेंज हो एज इट इज लिख दो, आपको एरिया में चेंज दिखेगा, वॉल्यूम आसानी से कर सकते हो, और कोई फर्जी का फॉर्मूला नहीं याद करना, रट्टे नहीं लगाने हैं, ठीक है। देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, कितने तरीके से हम लोग से पूछ रहा है। और नेक्स्ट एक देखते हैं। तो भाई जो लोग नए हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नई इंफॉर्मेशन होगी आपको टेलीग्राम पे मिल सकती है, हमारे इंस्टा के पेज पे मिल सकती है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो ये आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचाएगा, तो इसको जरूर ऐड होइएगा, ठीक है। चलो बाकी हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब एक बात देखो, कहता है द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 33.33%, बाय व्हाट परसेंट शुड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल बी रिड्यूस सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज बाय एग्जैक्टली 10%। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा कर रहा है, फॉर्मूले नहीं काम करते। अगर मैं तुमसे ये पूछता एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, तो तुम कहते हाफ बेस इनटू हाइट, बस ये होता है। मैं कहूंगा इसमें से फालतू तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कांस्टेंट फालतू दिख रहा है, इसका मतलब नहीं, जो भी एरिया में चेंज होगा बेस एंड हाइट। अब बेटा बस ओरिजिनल और न्यू, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है। तो अगर बेस इंक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूं बेस पहले 3 रहा होगा, फिर कितना हो गया 4। हाइट कह रहा है कि भाई हाइट में चेंज बताना है, कोई बात नहीं, हाइट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एरिया में कितना का चेंज दिखा रहा है, एरिया में चेंज दिखा रहा है, कह रहा है इंक्रीज बाय ओनली 10% का केवल इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये 10 होगा और ये 11 होगा। यहां तक की बात हो गई भाई, एरिया यही होगा बेस इनटू हाइट। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, यहां पे मैं कितनी वैल्यू रख दूं कि 10 आ जाए, तो तुम कहोगे सर कुछ मत रखो, आप सिर्फ 10/3 रख दो। यहाँ पे देखो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां बता सकते हो कितने का चेंज आ जाएगा, सॉरी कितनी वैल्यू आएगी, तुम कहोगे 4/11, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 11/4 रख दो बस। इसका मतलब पहले जो हाइट थी वो 10/3, अब हाइट कितनी है 11/4 है, मतलब हाइट में क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा होगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करता 10/3 माइनस 11/4 अपॉन 10/3 इंटू 100%, कह सकता हूं इतना चेंज अगर मुझको निकालना है तो। भाई अगर इसको सॉल्व करोगे 33 अपॉन 12, ये यहां सॉल्व करोगे तो 3/10 इंटू 100%, बस इसको सॉल्व करना है अपने को। तो चलो सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/12 इंटू 3 इंटू 100, कुछ इतना आ जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसको सॉरी 100 नहीं होगा, एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, ये आएगा। क्लियर है। अब एक बार बताओ 3 4 जा तो ये आ जाएगा, 70/4 आ गया ये परसेंटेज। अब अगर 70/4 आपके सामने आ रहा है तो एक बार चेक किया जाए कौन सा बन सकता है। 17 4 जा 68 होता है, बचा 2 को 4 पार्ट में इक्वल, मतलब 17.5% हमारा आंसर बैठ जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि रटा रटाया मेथड लगाओगे तो बात बन जाएगी, तुम समझ लो इस चीज को। हर बार ऐसा नहीं कि ऐसा मल्टीपल मिले कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट नंबर मिल जाए, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, उसको लिख लो ना ऐसे, फिर चेंज बता दो कितने का चेंज है। चेंज हुआ होगा तो अगर ये नेगेटिव आता, भाई अगर ये नेगेटिव आता
अगर कोई चीज नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं भाई व्हाट परसेंट ट्रायंगल शुड बी रिड्यूस, कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, आप कहोगे कि भाई कितने परसेंट, 17.5% का रिड्यूस करना पड़ेगा। बस क्लियर है ये वाली चीज। चलो नेक्स्ट एक करते हैं। अब देखो आ ही गया ना, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 25%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे पता है कि इसमें से ये वाली चीज जो ये फालतू है, मतलब जो वॉल्यूम होगा वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर एच पे। तो आर इंटू एच। बस मुझे ओरिजिनल और न्यू का रेशियो लिखना है, अब इस बार चेंज वॉल्यूम नहीं बताना है। भाई एक बार तो रेडियस कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब 5 से 6। फिर रेडियस है 5 से 6, हाइट कितने परसेंट डिक्रीज हो रही है, 25%, तो इसको लिखोगे 4 से 3। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 एंड यहां से 6 6 जा 36, 36 3 जा 108। इसका मतलब अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो अब 108 है। कितने का चेंज दिख रहा है, 8 का दिख रहा है, और 100 से किसी को भी कंपेयर करोगे तो वैल्यू वही परसेंटेज देती है। इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 8% आएगा। भाई देखो ये किया मैंने, 8 का इंक्रीज है कहां से, 100 से, इंटू 100%। बेटा ये कट ही जाएगा। तो अगर 100 से कभी भी कंपेयर हो तो वैल्यू अगर बड़ी है तो इंक्रीज परसेंट है और कम है तो डिक्रीज, बस सेम उसी नंबर के आगे परसेंटेज लगा सकते हो। ठीक है, 100 से ये फायदा मिल जाता है। अब आ जाओ इस पे, कहता है द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इन अ सिनेमा हॉल इज डिक्रीज बाय 20% as a result of which the sale of ticket increased by 30%, find the net effect on the total daily revenue। अब एक नया नाम आ गया, प्राइस, सेल और रेवेन्यू। प्राइस, सेल और रेवेन्यू, ये तीन नाम आ रहे हैं, प्राइस, सेल और रेवेन्यू। भाई हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं यही रिलेशन होता है। अगर एक टिकट बिके 10 रुपए की तो कितने रुपए का रेवेन्यू होगा, 1 इंटू 10। दो टिकट बिके 10 रुपए की, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। मतलब प्राइस इंटू सेल इज इक्वल टू रेवेन्यू। सेम कॉन्सेप्ट वही है। बताओ अच्छा प्राइस में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हो रहा है, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। अगर पहले प्राइस 5 रुपए था तो अब हो गया 4। सेल पे क्या इफेक्ट पड़ा, सेल हो गई 30% इंक्रीज, 3/10। अगर पहले 10 थी तो अब हो गई 13। पहले अगर एक टिकट का दाम 5 रुपीज था और 10 टिकट बिकती तो इसका मतलब रेवेन्यू कितने का होता था, 50 का। अब एक टिकट का दाम 4 रुपीज है लेकिन 13 टिकट बिकती है तो इसका मतलब 52 का रेवेन्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 50 से क्या हो गया, 52 हो गया, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये निकाल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज इंक्रीज 2/50 इंटू 100%। भाई यहां से कटेगा, 2 2 जा कितना होगा, 4% का इंक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री वर्कर आवरली वेजेस इज इंक्रीज बाय 25% बट द नंबर ऑफ आवर he work per week is decreased by 20%, what is the net percentage change in the total weekly income। भाई आपकी जो सैलरी है पर घंटे के हिसाब से, आप जितने घंटे काम करोगे इनकम वही होगी। अगर मुझे 1 घंटे के लिए 20 रुपए दिए जाएं और मैं 5 घंटे काम करूं तो मेरी इनकम कितनी होगी, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100। मतलब मेरा जो भी आवरली वेजेस है उसमें मैं नंबर ऑफ आर का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इनकम के बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं, आवरली वेजेस इनटू नंबर ऑफ आर दैट इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, अब देखो यहां पे आवरली वेजेस क्या हुए, इंक्रीज कर दिए गए 25%, मींस
4 से 5 कर दिया गया। लेकिन नंबर ऑफ आर क्या हो गए, वीक पर वीक इज डिक्रीज बाय 20%। मतलब क्या है भाई, पहले 5 था, 20% होता है 1/5, 5 से 4 हो गया। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाए तो आगे चेक भी नहीं करना चाहिए। 4:5 था, यही पलट के 5:4 हो गया। जहां पे रेशियो ऐसे इनवर्स दिखते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट मतलब कोई चेंज नहीं है ओरिजिनल और न्यू में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, नो चेंज वाला। देखो यहां भी 20 आती, यहां भी 20, मतलब इनकम में कोई चेंज नहीं है। वहां तक जाने की जरूरत थी नहीं, तुमको रेशियो देख के ही समझ जाना चाहिए था। क्लियर है ये वाली चीज? चलो इसको देखा जाए भाई। कहता है एन अम्यूजमेंट पार्क मैनेजमेंट वांट टू इंक्रीज इट्स टोटल डेली रेवेन्यू बाय 20%। रेवेन्यू को 20% इंक्रीज करना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग समर सीजन। इफ दे डिसाइडेड टू रिड्यूस द एंट्री फी टिकट बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द डेली फुटफॉल, फुटफॉल का मतलब होता है कितनी टिकट बिकी, कुल मिला के ये है, इंक्रीज टू हिट देयर टारगेट। तो अगेन वही चीज है, प्राइस कितनी टिकट सेल हो रही है, फुटफॉल बोल लो या कुछ भी, एंड दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, ये हो गया। अब जो कंपनी का टारगेट है, कह रही है कि 20% भाई बढ़ाना है। ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। पहले देखा जाए एंट्री फी टिकट को क्या किया गया है, 10% रिड्यूस, 10 से 9 कर दिया गया। ठीक है, अब भैया एक बात बताओ, यहां पे कह रहा है 20% बढ़ा दें, तो अगर मैं बोलूं 100 से कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कह रहा है डेली फुटफॉल कितने परसेंट इंक्रीज होगा, तो यहां तो क्लियरली दिख रहा है 10 है। ठीक है, यहां पे कितने का हो जाएगा, 120/9 अगर मैं लिखता, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, तो चलो 120/9 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में छोटा कर लेंगे इसको। अब बच्चे एक बात बताओ तुम लोग, अगर पहले इतने लोग आते थे, अब इतने लोग आएंगे, क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ रहे ना लोग, कितने बढ़ गए, तुम कहोगे 120/9 -10, कहां से बढ़ गए, 10 से बढ़ गए, इंटू 100%। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 120 - 90 अपॉन ये 9 इंटू 10 इंटू 100%, ये कट गया यहां से, और ये कितना होगा 30/9 एंड इंटू 10। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, 3 3 9 एंड दिस इज 100/3% आएगा। और 100/3% को क्या बोलते हैं, 33.33%। आप यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, तो भाई देखो ये सारी चीजें क्या है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया आपको, वहां पे 3 वेरिएबल थे, किन्हीं 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा था तीसरे के, जो कि बराबर था। ठीक है, अब आप लोग एक काम करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपके लिए, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और आपको लग रहा है नहीं ये आपके लिए फ्रूटफुल है, तो मैं इसी तरह कंटिन्यू हर चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बस लेकिन आपको क्या करना है, जितने होमवर्क देता रहा हूं वो भाई जरूर कंप्लीट करो। ये होमवर्क है आज का, कमेंट सेक्शन में बताना क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।